नमस्कार, मेट्रो आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा। खबरों के लोगों को झकझोर देने वाले लेखक मंटो को यूं तो हमसे रुखसत हुए 50 साल हो गए, लेकिन उनकी कहानियां आज भी उन्हें हमारी यादों में जिंदा रखे हैं। मंटो की 50वीं पुण्यतिथि पर मंटो का बॉम्बे डॉक्यूमेंट्री के जरिए उन्हें एक श्रद्धांजलि दी गई है। मगर मंटो दिन के उजाले में भी बेतकल्लुफ होकर इन गलियों से गुजरते हैं। मंटो एक कहानीकार, कुछ बदनाम कहानियां उनके नाम और कुछ इस कदर सच्ची कि उन्हें कहानी कहना ही मुश्किल। जिंदगी की पेचीदगियों को लफ्जों से बयां करने वाले इस अफसाना निगार को दुनिया से रुखसत हुए 50 साल बीत गए, लेकिन ऐसा लगता है कि आज भी वो अपनी पैनी निगाहों से इस समाज को घूर रहा है। आज़ाद ख्याल मंटो को उस दौर का बॉम्बे बहुत पसंद था। मंटो को कहानियों के किरदार भी इसी शहर की किसी गली मोहल्ले में घूमते मिलते थे। उनकी बॉम्बे की जिंदगी पर मंटो का बॉम्बे नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म कुछ ऐसे ही पहलुओं की परतें खोलती है। उन गलियों में कैसे वो घूमता था, किस तरह से वो प्लॉट को चुनता था, कैसे वो रहता था, ये सब सोचकर फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, मंटो जो है बहुत ही ज़रूरी है कि मंटो मेरी एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा मेरे लिए। इससे पहले नसीरुद्दीन शाह भी मंटो के साहित्य पर कई नाटक कर चुके हैं और फिल्म पिंजर बनाने वाले चंद्र प्रकाश द्विवेदी भी इन दिनों मंटो नाम की फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी फिल्म पाकिस्तान में मंटो की कहानियों पर हुए विवाद पर रोशनी डालेगी। इन कहानियों के बीच मंटो की अपने जड़ों की तलाश, अपनी लड़ाई और किस प्रकार से एक व्यक्ति रचना करते करते टूट जाता है। यही है वो बिस्मिल्लाह होटल जहां मंटो अक्सर खाना खाते हैं। चंद कहानियां और थोड़े से किस्से, अब यही है बाकी निशान एक अफसाना निगार के। अभिषेक श्रीवास्तव के साथ मुर्तजा अयूब, मुंबई आज तक। ब्रेक के बाद मेट्रो के खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी पारुल सानी। देखते रहिए मेट्रो आज तक। नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पुनेठा। सबसे पहले खास खबरें। कहानीकार सादत हसन मंटो की 50वीं पुण्यतिथि पर एक डॉक्यू ड्रामा तैयार किया गया है और इसे बनाया है मंटो के ही एक प्रशंसक ने और मुख्य किरदार भी उनके इसी प्रशंसक ने निभाया है। मंटो ने अपने जीवन के 12 साल मुंबई में बिताए थे और उनकी कहानियां महानगर का अलग चेहरा दिखाने के लिए जानी जाती हैं। बहुचर्चित कहानीकार सादत हसन मंटो की कहानियां और उनके किरदारों के दीवाने आज भी कम नहीं है और मंटो के ऐसे ही एक दीवाने ने उनके मुंबई के सफरनामा को पर्दे पर पेश करने की कोशिश की है। यार दोस्तों की मदद और अपने जेब से कुछ रुपए लगा मंटो का बॉम्बे नाम के इस डॉक्यू ड्रामा को बनाया है धर्मेंद्र ओझा ने। मुझे लगा कि जब मुझे डायरेक्ट करना है तो क्यों ना फिर जो बहुत दिनों से दबी हुई जो मेरी एक कर्मा है उसको मैं पूरा करूं। और वो जुनून जो है मंटो का एक पाठक होने का जुनून, और जिस तरह से फिर मैंने उसको स्क्रिप्ट में ढाला, रिसर्च किया और उस तरह से फिर मैंने ये डॉक्यू ड्रामा बना डाला। 1936 से लेकर 1947 तक मंटो ने अपनी जिंदगी के 12 साल मुंबई में गुजारे और इसी दौरान उनकी कहानियों में कई ऐसे किरदारों को जगह दी गई जो आज भी शहर के गलियों में चलते फिरते नजर आते हैं और इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द इस डॉक्यू ड्रामा की कहानी को बुना गया है। मंटो वाकई जिन गलियों से, जिन सड़कों से होकर गुजरता था, वो सड़कें, वो गलियां आपको नजर आएगी, न कि 2004 की गलियां। ठीक है, आप अपने आप को रिलेट करेंगे मंटो की उन कहानियों से जो आज से 50 साल और 60 साल पहले जो लिखी गई है, उन कहानियों से आप रिलेट करेंगे। लगेगा कि हाँ वाकई ये किरदार जो मैंने कहानी में पढ़ा है वो वाकई उस कहानी के पन्नों से निकलकर वो आकर गली में बैठ गया है। ये छोटी सी पेशकश बहुत ज्यादा सुर्खियां भले ही ना बटोरे, लेकिन जिस प्यार से मंटो के इस दीवाने ने उस महान कहानीकार को श्रद्धांजलि दी है वो काबिले तारीफ है। डॉक्यू ड्रामा का अंत 1947 में मंटो के पाकिस्तान रवाना होने के साथ होता है, लेकिन धर्मेंद्र अपना पाकिस्तान का सफर वहाँ के कारा फिल्म महोत्सव से शुरू करना चाहते हैं। सुमेन मिश्रा, जी न्यूज, मुंबई। हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं, लॉग इन कीजिए www.znews.com। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, मुंबई सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपाली तिवारी और आज हम बात करेंगे सदत हसन मंटो के बारे में। अपने ज़माने के एक बेहतरीन लेखक जिन पर एक शहर को लेकर हमेशा जुनून छाया रहा। जी हाँ, हम बात करें मुंबई शहर के बारे में। आप देख रहे हैं मुंबई सेंट्रल और आज हम ख़ास बातचीत करेंगे ऐसे शख्स से जिन्होंने अपने ज़माने के बेहतरीन लेखक सदत हसन मंटो की रचनाओं को फिल्म में उतारा है। पहली बार वो एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा पेश करने जा रहे हैं, एक फ़िल्म बना रहे हैं। 30 मिनट की ये फिल्म है, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है। और अगर हम सदत हसन मंटो की बात कर रहे हैं तो एक ऐसे शख्स जिनकी 18 जनवरी को पुण्यतिथि मनाई गई। 50 साल बीत चुके हैं उनके निधन को। और मंटो साहब का ख़ास लगाव था, जुनून था मुंबई शहर को लेकर, जिनके बारे में उन्होंने अपनी रचनाओं में कई बार जिक्र किया। ख़ास तौर पर विस्तार से मुंबई शहर के बारे में उन्होंने लिखा और उन्हीं की रचनाओं को आज अपनी फिल्म में उतार रहे हैं धर्मेंद्र ओझा जी, जो कि हमारे साथ मुंबई सेंट्रल कार्यक्रम में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि 50 साल बाद, 50 साल हो गए उनके निधन को, मंटो साहब के निधन को, आज उन्हें आप कैसे याद करते हैं? मैं मानता हूं कि मंटो के सिर्फ जिस्म की मौत हुई है, पर वह अपने अफसानों के ज़रिए आज भी ज़िंदा है। जब भी हम उसकी कहानियों को उठाकर पढ़ते हैं तो वो एक कड़वी ज़िंदगी की सच्चाई का एहसास होता है, जो इंसानी सच्चाई का, ज़िंदगी का सच्चाई का वो हिस्सा है। मुझे लगता है कि जब तक मानव समाज रहेगा तब तक मंटो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। लेकिन ये बताइए कि 50 साल बाद आप उनकी रचनाओं को फिल्म में उतारते हैं, क्या सोचकर, किस तरह की प्रेरणा रही? देखिए, प्रेरणा तो बहुत सारी रही है, क्योंकि मैं एक साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। ये भी हो सकता था कि मैंने पहले हरीश्वरनाथ रेणु या निर्मल वर्मा या कोई और इसी को नहीं चुना, मंटो को क्यों चुना? उसकी दो वजह थी। पहली वजह यह कि मुझे बॉम्बे, किसी भी शहर का अतीत बहुत ही अट्रैक्ट करता है। और वो जब मैंने मंटो की कहानियाँ जब मैंने पढ़नी शुरू की तो उसमें मुझे पूरे उसके अतीत का आभास मिला। मुझे लगा कि वो कैसा वो ज़माना रहा होगा जब मंटो इन गलियों से गुजरते होंगे, जब यहाँ पर उस ज़माने में सिर्फ घोड़ा गाड़ी चलती होगी, टैक्सियाँ चलती होगी, लेकिन आज के दौर में जो चेंजेस आए हैं वो नहीं रहा होगा। तो वो सारी मतलब कि ख्याल मेरे दिमाग में आया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, जो मैं सोचता हूँ कि पढ़ने के बाद जो एहसास होता है कि मंटो घूमते हुए दिख जाए, उसकी पूरी कहानियाँ जो है, उसके किरदार मुझे दिख जाए, तो क्यों ना वो मतलब कि कहानियाँ मैं अपने खुद ऐसा स्क्रीन पर मैं उतारूं जिससे लोगों और भी मुखातिब हो उसको देख। मंटो साहब का कहना था कि मैं चलता फिरता बम्बई, क्यों कहते थे वो? बिल्कुल, देखिए, बॉम्बे का एक अलग मतलब इस शहर का एक अलग अपना माहौल है, इसका एक अलग शख्सियत है इस शहर का। वाकई ये आज़ाद शहर है, ठीक है, कि जहाँ दिल करो वहाँ जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। और ये शहर की जो खास जो बात है वो ये है कि कोई भी इस शहर में आपको जो भी लोग मिलते हैं वो आपके पिताजी का नाम नहीं पूछते हैं, आपका एड्रेस नहीं पूछते हैं, वो आपको जानना चाहते हैं, मुकम्मल आपको जानना चाहते हैं, क्योंकि ये शहर एक शख्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी देता है। शायद इसी वजह से मंटो साहब ने ये कहा कि मुंबई शहर में एक फ्रीडम है, एक स्वतंत्रता का आभास होता है यहाँ आकर। वो शायद ये भावना किसी और शहर में नहीं। हाँ बिल्कुल, वही मैं उसी बात के मैं उसी पर मैं बोलते जा रहा था कि वो आज़ादी की जो तरन्नुम है, वो जो लोगों को इस शहर में जो मिलती है वो और जगह नहीं है। क्योंकि आप इस शहर की एक ऐसी शख्सियत है, ये शहर जो एक ऐसा मतलब कि इसका एक माहौल है इस शहर का, जिसमें कि आप जो हैं लगता है कि आपकी अपनी शख्सियत है। आप इस समुद्र में मतलब कि डूबते नहीं हैं, बल्कि द्वीप बनकर अड़े रहते हैं। जो भी हो, मतलब कि जो जिस स्तर पर हो, मैं बोलता हूँ, चाहे वो टॉप लेवल पर हो चाहे नीचे हो, लेकिन हर आदमी जो है, एक तो ये लोग अपना कोई भी यहाँ इस शहर में कोई निकम्मा नहीं दिखता है, हर शहर। वहाँ बोलिए। धर्मेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कितनी सच्चाई है इन कहानियों में, जो मंटो साहब की जो कहानियाँ हैं, जिन्हें आप फिल्म में अब उतार रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री ड्रामा में उतार रहे हैं, कितनी सच्चाई है? कहते हैं कि बहुत इन्वॉल्व रहे कैरेक्टर में मंटो जी। बिल्कुल, देखिए, मंटो अपनी
हर कहानियों में मतलब लगभग जो बॉम्बे की कहानियाँ जहाँ उन्होंने 1936 से 47 तक जो उन्होंने लिखी है, जिस पर बेस्ड है मेरी ये डॉक्यू ड्रामा, तो हर कहानियों में लगभग सारी कहानियों में मौजूद हैं, मगर वो कहानी का मीडियम नहीं, वो सॉरी मैं गलत बोल गया, वो कहानी का किरदार नहीं, महज एक मीडियम है जिसके द्वारा ज़िंदगी की एक हकीकत बेनकाब होती है। तो उस हिसाब से अगर बोलें तो उन्होंने अपनी आँखों से ये इस शहर को, यहाँ के किरदार को, यहाँ के लोगों को देखा, और ऐसा लेखक जिसने इतनी हिमाकत की कि उस गलियों में जाकर वो रहा, देखा और उन पर उसने उस तरह के मुकम्मल अफसाने गढ़े। तो गलियों का उन्होंने दौरा किया और हर किसी को एक ही नज़रिए से देखा, कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मंटो ने इंसानों को खानों में नहीं बांटा, न खानों में बांटने का कोई यत्न किया। मंटो के यहाँ पूरी तौर पर एक मुकम्मल ज़िंदगी मिलती है, चाहे वो जुआरी हो, शराबी हो, अपराधी हो, उसमें वो जितने भी कुछ, उसमें अगर 5% ही इंसानियत हो उसको वो गले लगा लेता था और उसको देखता था कि इस आदमी का, इस शख्स का एक अलग एक क्लाइमेक्स क्या हो सकता है, वो अपने फसाने के द्वारा अपने अफसाने में मतलब कि इंसानियत का जिक्र हम आगे भी करते रहेंगे मुंबई सेंट्रल कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं मुंबई सेंट्रल और आज हम ख़ास बातचीत कर रहे हैं एक ऐसे लेखक के बारे में जिन पर हमेशा मुंबई शहर को लेकर जुनून छाया रहा और उनकी रचनाओं को आज 50 साल बाद एक फिल्म में उतारा गया है। धर्मेंद्र ओझा हैं जो कि एक 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री ड्रामा पेश कर रहे हैं और ब्लैक एंड वाइट फिल्म पेश कर रहे हैं। इस पर लगातार चर्चा हम जारी रखेंगे मुंबई सेंट्रल में आगे। समय एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं मुंबई सेंट्रल सीधे मरीन ड्राइव से और इस वक्त मेरे हाथ में जो किताब है वो है जाने माने लेखक, अपने ज़माने के बेहतरीन लेखक सदत हसन मंटो की तस्वीर और उनकी पत्नी की तस्वीर इसमें आप देख सकते हैं। जुनून था इनमें, मुंबई शहर को लेकर तमाम रचनाएं इन्होंने की और इनकी रचनाओं को अब एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा में उतार रहे हैं। धर्मेंद्र ओझा जो इस वक्त हमारे साथ हैं, शो की शुरुआत से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तो जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने हमें पहले सेगमेंट में बताया कि किस तरह से आपने भी दौरा किया उन तमाम जगहों का जहां मंटो रहे, गुजरे, उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया, क्या अनुभव रहे, किस तरह से आपने भाषा का प्रयोग किया अपने कैरेक्टर के बारे में जानकारी देने के लिए? बिल्कुल, मंटो की कहानियाँ पढ़ने के बाद जो चीज़ें मेरे जहन में आई उसे लेकर फिर मैं उन गलियों तक गया। जब मैं उन गलियों से जब मैं दौरा कर रहा था तो मुझे लगा कि वाकई ये मंटो की गलियां हैं जो आज भी शायद 50 साल में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। कहीं हो सकता है कि एयरटेल का पोस्टर लग गया है, पेप्सी का कुछ पोस्टर लग गए हैं, लेकिन जो गलियां, जो मोड़ जो है, जिस तरह से अभी भी ईरानी रेस्टोरेंट उसी तरह से हैं, लोगों के पहनावे, जो अरब गली है, जो उधर मोहम्मद अली रोड है, भिंडी बाज़ार है जहाँ पर वो रहते थे, वो कमाटीपुरा जिसको रेड लाइट एरिया बोलते हैं, उसको मंटो अपने कहानियों में बोलते हैं सफ़ेद गली। तो उस सफ़ेद गली का मैं दौरा किया और वाकई वो अभी भी उसी तरह से हैं। तो मुझे लगा कि अभी अगर इस चीज़ में अगर मंटो निकल कर आ जाए, उनके करैक्टर निकल कर आ जाए, तो मतलब कि क्या अनुभव हो। इस बताइए कि अनुभव का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मंटो रेड लाइट एरिया में भी गए, उन्होंने अब सेक्स वर्कर्स का जिक्र किया, हर किसी शख्स का जो मुंबई शहर में रहता है, इस कठिन जिंदगी से गुजरता है, उसका जिक्र किया है उन्होंने। तो आपको कभी डर नहीं लगा, कुछ अजीब नहीं महसूस हुआ? एग्जैक्टली, ये था जब मैं सोच रहा था कि मैं कैसे जाऊँगा, क्योंकि वाकई मंटो ने जो अपनी मतलब अफसानों के जो विषय चुना है उसे आम लिखने वाले हमेशा बचकर निकल जाना चाहते हैं, नाक बहुत से खुड़ते हैं। उसमें शायद उस बिरादरी में भी शामिल हो रहा था कि मैं कैसे जाऊंगा वहाँ इस तरह से, लेकिन इसकी रचनाओं ने इतनी हिम्मत दी और इनकी रचनाओं की वजह से फिर मैंने कहा कि नहीं, उस गलियों में जाना ही होगा जहाँ वो शख्स ने ज़िंदगी की उस हकीकत को बेनकाब किया है। तो इसलिए उस गलियों में मैं गया और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के लोगों ने
जिनको मैं बताया जो मंटो को कुछ नहीं जानते हैं, उनके बारे में उन्होंने सुना भी नहीं है। लेकिन जब मैंने बताया कि इस गली में एक बहुत बड़ा राइटर रहता था और वो आज से इतने साल पहले वो मर गए हैं, इतने दिन पहले रहते थे, तो मैं चाह रहा हूँ उस पर ये करना, तो मैं आपको यकीन नहीं होगा कि उस रेस्टोरेंट वालों ने जहाँ पर कि वो चाय पीते थे वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर उन लोगों ने बोला कि नहीं साहब आप शूटिंग कीजिए। ये जो होटल है जहाँ पर वो खाना खाते थे उस अपने मुफलिसी के दिन में, तो वहाँ में जाकर वो पूरा, तो अपने आप में वो बड़ी ही अनोखा अनुभव रहा। लेकिन धर्मेंद्र ने बताया कि अब आप ये फिल्म बना चुके हैं, उनकी तमाम रचनाएं आपने दर्शाई हैं, लेकिन किस तरह का रिस्पांस आप चाह रहे हैं, किस तरह की उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि आज के दिन भी कई लोग हैं जो मंटो साहब के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखते। बिल्कुल, ये वाकई मैं तो ये मानता हूँ कि साहित्य के कुछ कर्ज हैं जो मैं चुका रहा हूँ। हो सकता है कि में भी मेरे कोई और राइटर हो, लेकिन वो कब तक, आखिर देखिए ये शो बिजनेस है और इसमें पैसे की ज़रूरत होती है, और जिस तरह से हमने ये फिल्म बनाई है, जिस तरह से इकट्ठा करके जैसे तैसे वैसे, और जितने मेरे दोस्तों का मतलब कि इतना उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है कि मैं आभारी हूँ उन लोगों का, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे मेरे सारे मित्र दोस्त, और सब लोगों ने मुझे हौसला अफजाई किया कि नहीं आप बनाओ, क्योंकि इतने अच्छे स्क्रिप्ट लिखा गया है, इसको बनाओ, और उन्हीं की हौसला अफजाई से मैंने ये फिल्म बनाई। मगर ये उम्मीद ये मैं करता हूँ कि ये फिल्म को दिखाया जाए। अगर मैं अभी, हालांकि मेरा प्लान है कि मैं दूरदर्शन जाऊँगा, मैं और भी चैनल को मैं अप्रोच करूँगा, जिस तरह से हो, अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस फिल्म को दिखाई जाए और लोग देख सके। ऐसे मेरा प्लान है कि मैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसे भेजूं, और फिर पाकिस्तान भी, जहां एग्जैक्टली, क्योंकि मंटो के जो निधन है वो पाकिस्तान में हुआ है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म जाए और वहाँ के लोग भी वहाँ पर ये फिल्म देखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आज हमसे तमाम यादें बांटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुंबई सेंट्रल में आज इतना ही। कल रात 10:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर इस बीच आप कार्यक्रम के बारे में कोई राय सुझाव भेजना चाहते हैं, आप हमें SMS ज़रूर कीजिए 6388 पर, ईमेल कीजिए feedback@ndtv.com पर। मुंबई सेंट्रल की पूरी टीम की ओर से नमस्कार और धन्यवाद।